नमस्कार, साहित्य जगत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो मैंने बीए तृतीय वर्ष छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। क्योंकि आपकी परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो परीक्षाओं से पूर्व आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है और उसको लिखने का सही तरीका क्या है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाह रही थी। और मैंने इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया है कि यह वीडियो आप बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा, उपयोगी सिद्ध होगा, ये मेरी उम्मीद है। बाकी ये आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा ये आप इस वीडियो को सुनकर स्वयं जानेंगे। तो आइए प्रश्न पत्र को हम शुरू करते हैं। ये मैंने 2019 का प्रश्न पत्र यहाँ पर लिया है। MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का ये प्रश्न पत्र है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है, किन्हीं दो गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप अब तक कविताएं पढ़ते आ रहे थे, तो आपको कविता की व्याख्या करनी थी। अब की बार जो आपकी पुस्तक लगी हुई है वो गद्य की है, तो उन्हीं में जो निबंध है, संस्मरण है, यानी गद्य विधाएं हैं, उन्हीं के आधार पर आपको इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है, श्रीमन कभी चाहे तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता वही नमक बन जाता। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाईं और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ के जलवायु का असर होते ही वह सब कुछ काफुर हो गए। तो सबसे पहले हमें इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह सोचना है कि ये हमारे कौन से निबंध से ली गई हैं। तो इसे पढ़कर आपको पता चल भी गया होगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखी गई हैं। यानी फिर किसकी हुई ये पंक्तियां? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया जो निबंध है आशा का अंत, ये पंक्तियां उसमें से ली गई हैं। तो सबसे पहले हमें इसको लिखने का जो तरीका है मैं वो आपको बता रही हूँ। आप प्रसंग से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग। और प्रसंग से भी पहले आप लिखिए संकेत। ये आपको सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी संकेत में आप क्या लिखेंगे? जो पहला शब्द है आप ये लिख सकते हैं, श्रीमन कभी चाहे, इतना भी लिख सकते हैं, श्रीमन भी लिख सकते हैं। और आप ऐसे डॉट डॉट यानी डैश डैश लगा के जो इसकी अंतिम शब्द हैं काफुर हो गए ये लिखिए और बाद में पूर्ण विराम लगाइए। ये आपका संकेत है कि आप इस पहरे की व्याख्या कर रहे हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? जैसे आपको पता है कि आपकी पुस्तक कौन सी है, नव्यतर गद्य गौरव। अब आपको ये भी पता चल गया है कि ये निबंध कौन सा है, आशा का अंत, और इसके लेखक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। तो आप अच्छे से इस प्रसंग को बनाएं। प्रस्तुत पंक्तियां, आप पंक्तियां भी कह सकते हैं, आप इसको गद्यांश भी कह सकते हैं, आप इसको अवतरण भी कह सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि पद्यांश मत बोल देना। पद्यांश जो होता है वो काव्य की पंक्तियां होती हैं। तो आप पंक्तियां कहो, गद्यांश कहो या अवतरण कहो। प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव, पुस्तक का नाम क्या है? नव्यतर गद्य गौरव। ये थोड़ा सा लिखने में देखिए, नव्यतर गद्य गौरव ये पुस्तक का नाम है। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित व्यंग्यात्मक निबंध आशा का अंत से ली गई हैं। पंक्तियां हैं तो ली गई हैं, अवतरण है तो लिया गया है, जिसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। इस निबंध में लेखक ने एक जो भारत की हमने पढ़ ली ना पंक्तियाँ, तो उसके हिसाब से हम बताएंगे क्या बताया गया है। तो इस निबंध में लेखक ने ये बताया है कि इसकी भारत की जलवायु में एक ऐसा प्रभाव है कि जो यहाँ इस देश में जो एक बार आता है वो उसी में खो जाता है, उसके ऊपर उसका रंग चढ़ जाता है, उसका अपना खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप एक पंक्ति में ये बता सकते हैं कि लेखक व्यंग्य में लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि जो इस देश में एक बार आता है उसका जलवायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ता है तो वो उसी के रंग में रंग जाता है। ये आप प्रसंग में एक पंक्ति में आप बताने का
आपको प्रयास करना होगा। जैसे ही आपका प्रसंग समाप्त होता है तो फिर आप आगे लिखेंगे व्याख्या। ये जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है व्याख्या, व्याख्या में आपको ये जो पंक्तियाँ आपके सामने हैं इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार करते हुए, सरल करते हुए आपको समझाने का प्रयास करना है। व्याख्या का मतलब ही क्या होता है कि उसको और भी विस्तार पूर्वक यानी खोलकर अर्थ, उसको जो अर्थ आपस में गुथे हुए हैं उनको समझाना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं एक गद्यांश की व्याख्या करके आपको बता रही हूँ। श्रीमन कभी चाहे तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि श्रीमान जी, लॉर्ड कर्जन को वो क्या किस नाम से यानी वायसराय कहकर संबोधित करते हैं कि श्रीमान वायसराय, कि आप चाहें तो सांभर झील के किनारे पर खड़े होकर खुद ही ये देख सकते हैं कि जो कुछ भी उस झील में गिर जाता है वो नमक बन जाता है, यानी उसका जो खुद का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, वो अपने अंदर के गुणों से रहित हो जाता है। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई, यानी कि जब भी कोई भारत में आया और यहाँ पर आकर उसने जो बड़ी बड़ी अटकलें लगाई, अटकल क्या होता है, अनुमान, अंदाजे, जो बड़ी बड़ी कल्पनाएं की, अंदाजे लगाए, लंबे चौड़े जो उसने मंसूबे बांधे, कल्पनाएं की, योजनाएं बनाई, यहाँ पर आकर यहाँ के जलवायु का असर होते ही वह सब काफुर हो गई। लेकिन जब वो उस पर भारत की जलवायु का प्रभाव पड़ा तो उसकी वो सारी की सारी कल्पनाएं, सारी की सारी योजनाएं, वो अस्तित्व उनका रहा ही नहीं, वो समाप्त हो गई। वो जैसे ही इसके प्रभाव में आ गया तो उसका खुद के ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहा, वो इसी जलवायु के प्रभाव में यहीं के रंग में रंग गया, यहीं का होकर रह गया। तो ये इस गद्यांश की ऐसी व्याख्या थी। व्याख्या लिखने के बाद आप एक पॉइंट और बनाएंगे, विशेष। देखिए विशेष ये पॉइंट आप जरूर बनाएं, अच्छे अंक आपको चाहिए। तो विशेष में आपको जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे नंबर 1 पर आपको यही लिखना है, जो आपने गद्यांश की व्याख्या की है उसका 1 या 2 पंक्ति में बताना, सार रूप में आपको बताना कि क्या आपने इसमें दिखाया है। तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें लेखक ने भारत की जलवायु यानी भारत के वातावरण के प्रभाव को प्रकट किया है, जिसके प्रभाव में आकर व्यक्ति अपने अस्तित्व को, अपने गुणों को खो देता है, उसी के जैसा हो जाता है। नंबर 1 ये हमने लिख दिया। नंबर 2 में फिर हम बताएंगे कि भाषा कैसी है। तो आप बताएंगे भाषा कैसी है, यहाँ ये खड़ी बोली है, खड़ी बोली है ये। फिर हम बताएंगे 1-2 पॉइंट, कम से कम आप 2 तो जरूर बनाएं। एक तो उस गद्यांश का जो भाव है और दूसरा उसकी भाषा है। और उसके अलावा 1-2 पॉइंट और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। जैसे ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक व्यंग्यात्मक लेख है तो तीसरा पॉइंट आप बना लो कि व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये ऐसे आप ये 3 या 4 पॉइंट विशेष के अंदर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी व्याख्या का पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद विशेष लिखेंगे। ये आपका रहेगा तरीका व्याख्या करने का। उसके पश्चात जो दूसरा पैरा है, अब एक की मैंने व्याख्या करके आपको दिखा दी है, सभी गद्यांशों की व्याख्या संभव नहीं है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पंक्तियाँ पढ़कर हम केवल ये पहचानेंगे कि ये कहाँ से ली गई हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। इसे पढ़कर भी आप समझ ही गए होंगे कि ये एक वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरण है जिसका नाम है गिल्लू, उसकी पंक्तियां हैं ये। तो वैसे ही आपको प्रसंग लिखना है, तो राइटर का नाम भी आपके पास आ गया महादेवी वर्मा, और ये जो संस्मरण है ये भी आपको पता चल गया गिल्लू। तो उसी प्रकार से आपको प्रसंग बना देना है कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित
गिल्लू नामक संस्करण से ये पंक्तियाँ अवतरित की गई हैं और इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें उन्होंने जो गिल्लू है उसके जो लेखिका को याद आ रही है उसका वर्णन किया है और पशुओं के जो व्यवहार होता है उसके ऊपर अपने विचारों को व्यक्त किया है। ये प्रसंग हो गया। वैसे ही आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या बड़ी आसान है। एक और मैं आपको करवा देती हूँ, देख लीजिए इसकी व्याख्या। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। यहाँ पर लेखिका कहती हैं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज इस सोन जूही की कली को देखते हुए वो महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि उसमें एक पीली कली खिल गई है। इस कली को देखकर अनायास अचानक ही मुझे उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। छोटा सा जीव यानी गिल्लू जो गिलहरी का बच्चा है, कि इसे देखकर आज मुझे उस छोटे से जीव गिलहरी के बच्चे की याद आ गई। स्मरण की जगह आप लिख दो उसकी याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। जो ये लता जो ये लिखा हुआ है सघन यानी गहरी, घनी, जो घनी लताओं की हरितिमा हरियाली में, इन घनी लताओं की हरियाली में अक्सर छिप कर बैठ जाता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कि जैसे ही मैं उसके नज़दीक जाती और अचानक वो कूदकर मेरे कंधे पर चढ़ जाता और मुझे चौंका देता, यानी फिर मैं एकदम चौंक जाती, हैरान हो जाती। जब वो कूदकर उस हरियाली से निकलकर कूदकर मेरे कंधे पर चढ़ जाता तो मैं एकदम चौंक जाती। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका कहती हैं कि उस समय मैं उस सोन जूही की कली को ढूंढती थी, उसकी खोज मुझे रहती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज मैं कली को नहीं ढूंढ रही, आज मैं उस लघु प्राण यानी उस गिल्लू को, उस गिलहरी के बच्चे को ढूंढ रही हूँ। उसे देखने के लिए मेरी आंखें इधर उधर उसको ढूंढ रही हैं। तो ये हो गई व्याख्या आपकी। उसी प्रकार से इसमें विशेष लिखेंगे। विशेष में क्या है कि इन पंक्तियों में लेखिका ने गिल्लू के प्रति जो उसका प्रेम है उसको चित्रित किया है और अतीत के पलों को याद किया है। ये लेखिका उसके मृत्यु के पश्चात याद कर रही है, उसके बारे गिल्लू को स्मरण कर रही है, तो अतीत के पलों को याद किया है। भाषा विचारों के अनुकूल है। देखिए कुछ पॉइंट ये ऐसे हैं, आपको याद कर लो, आप सभी में लिख सकते हैं इस तरह से। भाषा विचारों के अनुकूल है, भाषा भावों के अनुकूल है, भाषा पात्रों के अनुकूल है। ठीक है, पात्रानुकूल भाषा है, भावानुकूल भाषा है, विचारानुकूल भाषा है और इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया है, सरल है, सरस है। तो इस प्रकार से दो व्याख्या हमने कर ली। तीसरे को आप पहचानने का प्रयास कीजिए। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है। मेरे हिसाब से आप पहली पंक्ति से ही समझ गई होंगे कि ये कौन से उससे लिया गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये इस निबंध का नाम है और किसके द्वारा लिखा गया है, विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। तो ऐसे ही आप इसकी व्याख्या भी कर लीजिए। अगला है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। ये भी आप समझ गए होंगे। जो हमारा एक निबंध है सदाचार का ताबीज़, ये उसमें से पंक्तियाँ ली गई हैं और हरिशंकर प्रसाई के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है भ्रष्टाचार को मिटाने के ऊपर और उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो तर्क, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके वो दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसको भी आप इसी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या का जो तरीका था ये मैंने आपको बता दिया है। तो किन्हीं 4 गद्यांश आपके पास है, किन्हीं 2 की व्याख्या आपको करनी है। एक व्याख्या 6 नंबर की है, तो कुल मिलाकर ये पहला प्रश्न आपका 12 अंक का रहेगा। दूसरा जो प्रश्न हमारा है, उत्साह नामक मनोभाव के मूल कथ्य पर प्रकाश डालिए। देखिए प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा सा और समझाऊंगी आपको। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है। हम क्या करते हैं कि प्रश्न नंबर डाला और हमने लिखना शुरू कर दिया, उत्साह ये ऐसे निबंध है, इसमें ये बताया गया है, वो बताया गया है। तो लिखने का एक आप थोड़ा सा तरीका अपनाएं अच्छा सा, अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो। अब 8 नंबर का ये प्रश्न जो हमारा है,
आप कितने पेज भरेंगे इस बात पर ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि आप लिख क्या रहे हैं। बच्चों के मन में अक्सर ये प्रश्न होता है कि 8 नंबर के प्रश्न में कितने पेज भरें, 12 नंबर के प्रश्न में कितने पेज भरें। पेज को मत देखो, आप जो लिख रहे हो वो देखो। तो इस प्रश्न को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से एक भूमिका के रूप में बताने का प्रयास कीजिए। जैसे उत्साह नामक मनोभाव के मूल कथ्य यानी उसका उद्देश्य है, एक ही बात है ये, इस प्रश्न को उद्देश्य कहें या मूल कथ्य कहें तो आप समझ जाना। तो सबसे पहले इस प्रश्न को जवाब देने में हमें भूमिका लिखनी है भाई। भूमिका में हम थोड़ा सा बताएंगे, भूमिका में आप क्या लिखोगे इसमें कि उत्साह नामक जो निबंध है वो मनोविकार से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक निबंध है, जिसके रचयिता या फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और इस निबंध में लेखक ने ये बताया है कि उत्साह नामक जो मनोविकार होता है उसके बारे में लेखक ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आप इतना भी लिख सकते हो कि उत्साह नामक जो निबंध है वो मनोविकारों से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक निबंध है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में उत्साह नामक मनोविकार पर विस्तार से चर्चा की है। बस ये 2 पंक्ति आप उत्साह के भूमिका में लिखिए, इससे पढ़ने वाले को भी ये क्लियर हो जाएगा भी हाँ भी बच्चे को पता है, इसके राइटर का नाम भी आ गया और उत्साह क्या है, एक मनोविकार है, ये भी हमें पता चल गया भूमिका में, और एक मनोवैज्ञानिक निबंध है ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद फिर आप लिखिए कथ्य, उत्साह निबंध, उत्साह का कथ्य लिखे या फिर उत्साह का उद्देश्य लिखे। एक ही बात है, ये प्रश्न एक ही हैं। फिर आपकी अगली हेडिंग रहेगी कथ्य या उद्देश्य। फिर जो भी इस निबंध का उद्देश्य है, जो प्रश्न आपने याद किया हुआ है, उसको आप विस्तार पूर्वक इस पॉइंट में लिख दीजिए। और अंत में फिर आपको मैं कहूँगी कि निष्कर्ष भी जरूर लिखिए। जो बड़े प्रश्न हैं उसमें ये 3 बिंदु अपना लीजिए, भूमिका है, फिर उसका मेन प्रश्न है, और उसके अंत में आप निष्कर्ष भी जरूर डालिएगा। निष्कर्ष आप 2 तरह से शुरुआत कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो कि निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं। शुरुआत आप ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, उत्साह निबंध का सार आप सभी को पता है। तो निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं, या फिर उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्साह जो निबंध है उसका प्रमुख उद्देश्य उत्साह के स्वरूप को स्पष्ट करना है, और उत्साह के विषय में जो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसका निराकरण करना ही लेखक का उद्देश्य है। और जिसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उत्साह मानव मन का एक सात्विक, एक अच्छा मनोविकार है जो मनुष्य की उन्नति में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। ये आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। 8 नंबर का प्रश्न आपको ऐसे तैयार करना है। अगला जो प्रश्न है वो है देव, यहाँ पर देवदास लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, देवदारू यहाँ पर है। देवदारू निबंध की तात्विक समीक्षा कीजिए। तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया है ऊपर वाले उसमें, वही पैटर्न आपने इसी में भी अपनाना है। सबसे पहले आप देवदारू निबंध ऐसे भूमिका लिखेंगे, भूमिका में फिर आप वही बताएंगे कि देवदारू निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है और यह एक ललित निबंध है। इसका भी हमने क्लियर कर दिया, राइटर भी आ गया, निबंध भी आ गया, और निबंध किस क्वालिटी का है, किस विधा है उसकी, क्या है, वो निबंध है, और निबंध में भी कैसा है, ललित है। तो देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। तो निबंध आपने पढ़ा हुआ है, आपको इसका वर्णन भी पता होगा कि इस निबंध में लेखक ने महादेव का जो प्रिय वृक्ष है देवदारू, महादेव का प्रिय वृक्ष देवदारू, उसकी विशेषताओं का इसमें वर्णन किया है, और उसमें उस वृक्ष को मानवता का संदेश देने वाला बताया है। तो ललित निबंधों के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर
देवदारू निबंध की समीक्षा इस प्रकार है। ये हम भूमिका में लिखेंगे। फिर आप विशेषताओं को वो लिख दोगे, विशेषताएं पॉइंट से आपने याद की होंगी ये विशेषताएं। तो उसी प्रकार से जैसे निबंधों की जो विशेषताएं होती हैं, चित्रात्मकता होती है, काव्यात्मकता होती है, भावात्मकता होती है, और भी जो एक आध आपने एक्स्ट्रा इस प्रश्न के पॉइंट बनाए हुए हैं वो भी आप इसमें ऐड करके पूरे प्रश्न को विशेषताओं से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिस तरह से आपकी विशेषताएं आपको 4 या 5 या 6 याद हैं वो सारा विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिख दीजिए। और उसी प्रकार अंत में आपको इसका भी निष्कर्ष बनाना है। तो हम इसमें भी यही लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में जो ललित निबंध के तत्व हैं उसी तरह इस निबंध में भी वो तत्व पाए जाते हैं। और द्विवेदी जी को हम ये भी लिख दें इसमें तो अच्छा रहेगा, द्विवेदी जी को ललित निबंध का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस निबंध में लेखक ने जो तंत्र मंत्र और लोक जीवन में जो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं फैली हुई हैं उनको सहज रूप में प्रस्तुत किया है। ये हो गया आपका इसका निष्कर्ष। तो बड़े प्रश्न ये मैंने आपको जैसे समझाए हैं उसी प्रकार से आपको ये लिखने चाहिए। वो तो आप कैसा लिखोगे वो आप जानते हैं, लेकिन लिखने आपको ये ऐसे चाहिए। उसके पश्चात देखिए तीसरा जो ये प्रश्न हमारा 8 नंबर का था, कोई एक आपको करना है इसमें से। तीसरा जो प्रश्न हमारा है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 से शब्दों में आपको देने हैं। तो यहाँ पर ये कितने प्रश्न आपको दिए हैं, 6 प्रश्न आपको दिए हैं, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं। अब ये प्रश्न जो है वो 4 अंक का है। जैसे पहला ही प्रश्न आपको केवल बताऊंगी मैं, आशा का अंत निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब ये प्रश्न के अंक थोड़े कम हैं तो हम इसमें केवल भूमिका तो फिर भी हम डालेंगे, भूमिका में आप डालो और भूमिका में सिर्फ 2 ही लाइनें आप यहाँ पर लिख दो। आशा का अंत एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसके लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं। बस ये भूमिका आप बनाओ और उसके बाद उसका उद्देश्य लिखकर उस प्रश्न को समाप्त कर दो। उद्देश्य ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपको निष्कर्ष की जरूरत नहीं है इस 4 नंबर के प्रश्न में। तो इस प्रकार से आप ये सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। संस्मरण के तत्वों के आधार पर गिल्लू की विवेचना कीजिए। राम के निर्वासन को लेखक ने काल रात्रि क्यों कहा है। सदाचार का ताबीज पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। लेखक को साक्षात यमराज कौन प्रतीत हो रहा था। लार्ड कर्जन का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आपने सभी निबंध पढ़े हुए हैं तो ये तो बड़ी आसानी से ही आप इसमें से कोई 4 प्रश्न कर पाओगे, कठिनाई आपको नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि देखिए जैसे आप कोई प्रश्न शुरू करते हैं, आपने तीसरा प्रश्न शुरू किया तो आप या तो उस प्रश्न को कॉर्नर में ना डालें, बिल्कुल आप ऐसे कोने में 3 नंबर डाल के आपने शुरू कर देते हो, पता भी नहीं चलता भी कौन सा नंबर डाला हुआ है। आप उसको अच्छी तरह से बीच में लिखें, या तो आप इसको प्रश्नांक लिख सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नांक लाइन के बीच में लिखें, प्रश्नांक 3, और 3 का अगर आप कै भाग कर रहे हो तो कै भाग को ब्रैकेट में रखो। ऐसे आप प्रश्न को बीच में डालो, प्रश्नांक 3 कै, और फिर उससे नीचे वाली लाइन में आप ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब आप देना शुरू कर दोगे तो उससे बड़ा सुंदर सा आपका लिखने में भी बड़ा सुंदर दिखेगा। और उसके पश्चात आप तुरंत उसका ख भाग कर रहे हो तो फिर आप ऐसे ही फिर डालिए प्रश्न नंबर 3, 3 का ख, ऐसे फिर आप उसके नीचे से ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दो। फिर खत्म होने के बाद अगला 3 का ग, ऐसे आप लिखें। और किसी प्रश्न के जो पार्ट है, जैसे तीसरे प्रश्न के ये अलग अलग भाग हैं, कै, ख, ग, घ, अंग, च, तो आप इनको एक साथ लिखने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को एक कोशिश करनी है। अगर आपको उस समय नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, छोटे प्रश्न है ये तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि जब जो चेक करते हैं तो उनको, अब जैसे मान लो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न पूरा का पूरा ये 16 अंक का है तो उसको देखना पड़ता है कि इसने कितने प्रश्नों का जवाब दिया और तीसरे प्रश्न में इस बच्चे ने 10 नंबर लिए या 11 लिए या 12 लिए, तो उसको वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो वो अगर आपके एक प्रश्न को इस पेज पर ढूंढेगा, दूसरे प्रश्न को दूसरे पेज पर ढूंढेगा, तो उसमें थोड़ा सा
समय भी लगता है, तो आप उस एग्ज़ामिनर के उस समय को ख़राब मत करें, बचाएं। कोशिश कीजिए अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं सारे, तो आप उनको एक ही जगह लिखने का प्रयास कीजिए। ये पैटर्न आप ज़रूर अपनाएं। आपको आपके पहले मार्क्स में और इस तरह के मार्क्स में अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा। फिर देखिए चौथा जो हमारा प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हरियाणा की सांग परंपरा, उद्भव और विकास पर लेख लिखना है। हरियाणवी में रचित कहानी साहित्य, हरियाणवी में रचित नाटक साहित्य और हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों पर प्रकाश डालना है। इनमें से भी कोई 2 प्रश्न आप लिखिए। लिखने का पैटर्न जो मैं आपको बता चुकी हूँ आप उसी प्रकार कीजिए, क्योंकि अगर मैं विस्तार से हर एक प्रश्न यहाँ पर हल करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप उसको देख भी नहीं पाओगे, तो जो उद्देश्य से मैंने बनाई है वो उद्देश्य भी रह जाएगा। 5वां प्रश्न फिर यहाँ पर है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। 4 प्रश्न आपके पास हैं। जो हरियाणवी वाला पोर्शन हमने पढ़ा था पीछे, ये देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, इन्हीं में से जो छोटे प्रश्न हैं वो आपके 5वें प्रश्न में दिए गए हैं। किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने हैं। 5-5 अंक के 2 प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपका 10 नंबर का रहेगा। सांग एक अद्भुत कला है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बांगरू शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए टिप्पणी लिखिए। लक्ष्मीचंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। झाड़ू फेरी उपन्यास के कथानक की समीक्षा कीजिए। इन 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। उसके पश्चात जो छठा प्रश्न आपका है वो है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी 4 प्रश्न आपके पास दिए हैं। ये जो पुस्तक हमारी है इसके अंदर आपके कुल 5 ही चैप्टर हैं। एक फीचर का विषय है, एक पत्रकारिता का विषय है, एक समाचार का है, एक स्वतंत्र प्रेस का है, एक और विषय इसमें है संपादक का विषय है। तो आप इसमें से कोई 3 विषय भी अच्छे से याद कर लोगे तो इस पुस्तक ये आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। 10 नंबर का जो पोर्शन आता है वो अच्छे से आप कर पाओगे। यहाँ पर विशेषकर पत्रकारिता वाला प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो पत्रकारिता वाले प्रश्न को भी अच्छे से याद करें। समाचार वाला भी आसान है, तो आप ये 2 अपना सकते हो। तीसरा आप यहाँ देख लेना जो आपको अच्छा लगे। तो प्रश्न लिखने का तरीका वही रहेगा। जैसे इसमें क्या है, पहला प्रश्न, अच्छे फीचर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहले आप फीचर के बारे में बताओ, फीचर आखिर होता क्या है। तो फीचर क्या होता है? फीचर एक ऐसा सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेख होता है जिसमें सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। तो ये फीचर की परिभाषा है। फिर उसके बाद आप उसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताओं को पॉइंट में दिया गया है, आप उसको पॉइंट वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से आप प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। तो 7वां जो प्रश्न है, अभी तक आपके चॉइस के प्रश्न आए हुए थे, लेकिन 7वां प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसमें कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते भी 2 करने हैं, 4 करने नहीं, ये सारे करने हैं। तो जिसने सारा सिलेबस अच्छे से किया हुआ है तो वो इन प्रश्नों के जवाब तो अच्छे से दे ही पाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। सदाचार का ताबीज़ किसकी रचना है? अगर तो आपको मैं ही बता देती हूँ, वरना मैं चाह रही थी कि आप मुझे लिखकर बताएं भी आपने कितना पढ़ लिया है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन यहाँ पर तो ये आपको मैं बता ही देती हूँ। सदाचार का जो ताबीज़ है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। एक व्यंग्यात्मक निबंध है ये, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया। फिर हैं देवदास, यहाँ पर भी फिर गलत प्रिंट हुआ है। देवदारू किस प्रकार का निबंध है? अभी मैंने आपको बताया था देवदारू जो है वो एक ललित निबंध है। दूसरे का जवाब क्या है? ललित निबंध। तीसरा है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? हम तो राहुल सांकृत्यायन नाम से जानते हैं ना, ये नाम तो उनका तब पड़ा था जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, लेकिन उनका मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे, ये उनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? ये महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण गिल्लू में बड़े अच्छे से इसको बताया है, तो आपने पढ़ा होगा तो याद भी होगा। 2 वर्ष का समय होता है गिलहरियों के जीवन का, तो इसका जवाब है 2 वर्ष। किसे सांगों का पितामह कहा जाता है? देखिए
पंडित लक्ष्मीचंद को सांगों का पितामह कहा जाता है। उनको सांग सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उपन्यासों में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ऐसे ही सांग सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, सांगों का पितामह भी कहा जाता है। बागड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? देखिए, बागड़ी जो बोली है वो भिवानी का जो पश्चिमी क्षेत्र बहल हैं वहाँ से शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ सिवानी में, सिरसा में, डबवाली में, एलनाबाद में, वो जो चौटाला गांव हैं वहाँ पर भी बागड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी की लिपि कौन सी है? ये आप जानते ही हैं, देवनागरी। हरियाणवी की प्रथम कहानी कौन सी है? इसका जवाब है लड़की की बहादुरी। तो विद्वानों ने इस कहानी को हरियाणवी की पहली कहानी स्वीकार किया है। क्या नाम है? लड़की की बहादुरी, जो माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है और यह एक सामाजिक कहानी है। इसके साथ 3 प्रश्न क्लियर हो गए। लड़की की बहादुरी किसके द्वारा लिखी गई है? माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। और ये किस प्रकार की कहानी है? ये एक सामाजिक कहानी है। तो ये हमारा प्रश्न पत्र था 2019 का, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ लाभ मिला होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं उस प्रश्न को जल्द ही आपको करवा दूंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।